नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज क्लास 9th का जो साइंस का पहला चैप्टर है उसका आज आखिरी वीडियो है। इसमें हम आज पूरा डिस्कस कर लेंगे कि जो भी पदार्थ है उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो उस पदार्थ पर क्या परिवर्तन आता है। मैंने अभी पिछले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में मैंने क्लास लिया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो पदार्थ होता है वो ताप के साथ भी परिवर्तन करता है। उनके जो अणु हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, उनके अंदर जो कण है वो आकर्षण का गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्यों संपीड्य होते हैं, आयतन, सभी प्रकार की जानकारी आपको उस पुराने लेक्चर में दे दिया था। ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अगर पुराने इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो पदार्थ होता है उसमें दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव, जो भी कोई तत्व होता है, जो कोई भी पदार्थ होता है, उस पर दाब लगाते हैं तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जी हाँ, जो भी कोई पदार्थ होता है, ठीक है, उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? ठीक है, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि हम अगर कोई गैस से भरा हुआ गुब्बारा है तो उस पर दाब लगाते हैं तो उस पर क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, वो क्या प्रभाव शो करता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर फिगर देखेंगे, ये एक पिस्टन है। क्या है? दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि जो इसके कण है, ये देखिए, ये जो आप इसके अंदर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, जो कण देख रहे हैं, वो देखिए 4-5 कण जो भी है इस गैस के, वो इधर उधर भाग रहे हैं। और पिस्टन और सिलेंडर आप इसको देख सकते हैं, पिस्टन और सिलेंडर है। जब हम इसको, इस पिस्टन को दबाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, जब हम जब हम इस पिस्टन को दबाते हैं अंदर की तरफ तो इसकी जो अणुओं, जो कण है, वो देखिए कितने करीब आने लगे हैं। फिर और ज़्यादा दबाते हैं जब, तो ये एकदम करीब आ जाते हैं। देख रहे हैं ना, इससे हमें पता चलता है कि जब हम कणों पर दाब लगाते हैं तो उनके अणुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि दाब का प्रभाव अणुओं पर होता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे हम, ठीक है, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे, ओके, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे अणुओं के जो कण हैं उनको हम समीप लाते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से, ठीक है, दाब के बढ़ाने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। ठीक है, यानी अगर कोई गैस फॉर्म में है तो अगर आप दाब बहुत ज़्यादा लगाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, यानी कि द्रव फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक 1 ATM हो तो ठोस CO2 को अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो CO2 होता है, ठोस CO2, इसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। याद रखिएगा, ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी ड्राई आइस होता है वो क्या होता है, वो जो CO2 होता है, ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ओके, दाब और ताप के द्वारा तय होती है। देखिए, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, मैटर है, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है और प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है। दोनों का प्रभाव पड़ेगा। पदार्थ अगर है तो टेम्परेचर से भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और प्रेशर से भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर परीक्षा में पूछता है कि बताइए क्या पदार्थ पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए जी हाँ, ताप और दाब का प्रभाव पदार्थ पर पड़ता है।
देखिए जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि क्या होता है। देखिए ये है द्रव, ये है ठोस और ये है गैस। तीन प्रकार की अवस्थाएं हमारे पास हैं। जब हम ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, संगलन करते हैं, तो बनता है द्रव। द्रव को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण के द्वारा बन जाता है गैस। ठीक है, यानी ठोस को हमने गर्म किया तो बन गया द्रव, और द्रव को मैंने और गर्म किया तो वाष्पीकरण के द्वारा बन गया गैस। अब इसका उल्टा देखिए, अगर हम गैस को, ठीक है, अगर हम गैस को ठंडा करते हैं दाब लगा करके, तो द्रव बदलेगा, द्रव में बदलेगा, और द्रव में हम टेम्परेचर को कम करेंगे, दाब लगाएंगे तो बदल जाएगा ठोस में। यानी कि अगर जल के केस में देखा जाए, वाटर के केस में देखा जाए, ठीक है, वाटर के केस में देखा जाए तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होता है, वह अपक्रिया जो दोनों तरफ से समान रूप से व्यवहार करता है। आप ठोस से द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को ठोस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो तीनों अवस्थाएं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो चलिए वाष्पीकरण के बारे में जान लेते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। ओके, तो वाष्पीकरण की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, वाष्पीकरण की अगर हम बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब में बदलना आवश्यक है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर क्या हमेशा हमें पदार्थ को बदलने के लिए सदैव कुछ न कुछ टेम्परेचर या दाब लगाना आवश्यक है। क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसके बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और गीले सूखे कपड़े वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ। ठीक है, जिस प्रकार से आप धूप में कोई कपड़ा सुखाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो सूख जाता है ना। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए क्या हम ये सब चीज़ किए बिना, परिवर्तन दाब ताप का किए बिना हम इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक है, और कभी रुकते भी नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों के विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए वाष्पीकरण क्या होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ये गैस अवस्था नहीं है, याद रखिएगा। वाष्पीकरण गैस में परिवर्तित नहीं होता है, यह गैस के पहले की जो प्रक्रिया होती है, जो पहले का परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, सब कंफ्यूज रहते हैं, वो वाष्प और गैस को समझ नहीं पाते। वेपर और गैस में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वथनांक जो होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वो गैस के पहले का फॉर्म होता है, वो पूर्ण रूप से गैस में परिवर्तित नहीं हो पाता है, उसके पहले की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसके बारे में हम समझते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। देखो, सतह क्षेत्र बढ़ने पर जो एरिया होता है, अगर आप उस एरिया को बढ़ा दोगे तो क्या होगा। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। एरिया बढ़ेगा तो वेपराइजेशन का प्रोसेस भी बढ़ेगा। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। आप अगर कोई कपड़े को डायरेक्टली ऐसे रख देंगे तो वो सूखता बहुत धीरे धीरे है, ठीक है, गीला ही रहता है। लेकिन आप उस कपड़े को पूरा फैला दोगे तो वो इतना ज़्यादा इस पर टेम्परेचर लगेगा और धूप लगेगा, दाब लगेगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस पूरे कपड़े को सुखा देगा, बहुत जल्दी सुखा देगा। उसकी जो दर होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, और इसी प्रकार से हम एक और चीज़ देखते हैं कि तापमान में वृद्धि, ठीक है, तापमान में वृद्धि बढ़ने पर
तापमान में वृद्धि बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर दोगे, उसके जो अंदर के कण हैं वो और भी ज़्यादा गतिशील हो जाएंगे, इससे एक ऊर्जा निकलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में कमी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता में कमी, ठीक है, आर्द्रता में कमी हेडिंग है ये, ठीक है। ये आर्द्रता में कमी कैसे होता है? वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कोई एयर है, ठीक है, उस एयर में मॉइस्चर अगर है, मॉइस्चर जिसे हम जलवाष्प कहते हैं, ठीक है। कभी कभी गर्मी धूप न होते हुए भी उमस भरी जो मौसम होती है उसमें मॉइस्चर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें एयर होता है, उस एयर में हमें वाटर का वेपरिंग फॉर्म हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा उमस महसूस होता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो वही आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि कैसी होती है? हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो इस प्रकार से ये जो वायु है, जो एयर है, वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ संतुलन बना के चलती है और इसी प्रकार से हमारी जो भौतिक क्रियाएं हैं वो क्रियान्वित होती हैं। तो चलिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्राप्त होती है हमें, तो ये भी देख लेते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हमको प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि ये कह क्या रहा है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन, ठीक है, जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव, आप एसीटोन को जानते ही होंगे, जो नेल पॉलिश होता है, कभी कभी लड़कियां यूज करते हैं इसको, जो नेल पॉलिश होता है उसको रिमूव करने के लिए हाथ में लगा हुआ रहता है, तो उसको हटाने के लिए एक वाइट कलर का एक इंक लेते हैं, वाइट कलर का एक पेंट लेते हैं, जो नाखून पे लगाते हैं तो वो नाखून का कलर छूट जाता है, उससे ही हम एसीटोन कहते हैं, जो बहुत तेज महकता है। ठीक है, एसीटोन को अपनी हथेली पे गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होता है। ठीक है, ठीक वैसे जैसे देखिए, आप पेट्रोल को अभी अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, पेट्रोल को अपने हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद पेट्रोल वाष्पित हो जाता है और हवा में उड़ जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत ठंडक महसूस होता है। ठीक है, तो ठीक वैसे यहाँ पर भी एसीटोन के साथ होता है। तेज धूप वाले गर्म दिन, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? ठीक है, जैसे गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? अधिकतर जब गर्मी आती है तो लोग सूती कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, इसका रीजन बताइए। तो इसका उत्तर है, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। ठीक है, हमारा बॉडी क्या होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है, और जैसे जैसे हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर से क्या करता है, वो पसीने के माध्यम से हमारे शरीर को बैलेंस करने का कार्य करता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है।
जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना हमें इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल, ठीक है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आते हैं? आप एक गिलास लीजिए, बर्फ और फिर से पानी निकाल के उसमें रख दीजिए, कुछ समय बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर वाष्पीकृत जल आपको गिलास के बाहर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह में हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदे के रूप में नज़र आता है। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट था पदार्थ के रूप में, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो ये यहाँ पर आपका ये जो पहला चैप्टर है ये ख़त्म होता है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा एक वन लाइनर शो में इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं और कुछ बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट इतिहास के बारे में। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा 5 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन अब होने लगा है। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस आप जान ही चुके हैं, तो हम प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा क्या कहता है? इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के अभाव के अनुसार इस प्लाज्मा के एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में भी चमक होती है। जो सूर्य चमकता है या तारे चमकते हैं वो प्लाज्मा के ही कारण होता है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तापमान अगर उच्च नहीं रहेगा तो प्लाज्मा नहीं बनेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये क्या चीज़ है? तो चलिए, ये भी एक अवस्था है जिसे हमारे महान वैज्ञानिक एस एन बोस ने मिल करके, और उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का भी योगदान है, में बहुत ही ज़्यादा इस पर खोज किया और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नामक पदार्थ या अवस्था के बारे में लोगों को बताया। ये कहते हैं सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं दी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कर्नेल, वुल्फगैंग कैटरल और कार्ल ई वूमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिए, सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कर्नेल, वुल्फगैंग कैटरल और कार्ल ई वूमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी बड़ी बात है, और इसका श्रेय हमें एस एन बोस को जरूर देना चाहिए, जो हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। अगर आप इस पूरे BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप इसे और अच्छे से डीपली तरीके से जान सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, 5 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। देखिए, पहला होता है ठोस सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। जनरली हम यही तीनों पढ़ते हैं, 2 और होते हैं, याद रखिएगा, टोटल 5 होते हैं।
फोर्थ आपका होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है आपका BEC, बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेंट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ये टोटल 5 प्रकार की होती हैं अवस्थाएं पदार्थ की जिसे हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि देखिए हमने क्या क्या सीखा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा, तो देखिए हमने ये सीखा कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस में कणों में सबसे कम होता है और द्रव में इन दोनों के बीच में होता है। अब चौथा नंबर देख लेते हैं। ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों के लिए यह सबसे अधिक होती है और द्रव में मध्यमवर्ती होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रव में कणों की परत एक दूसरे पर फिसल कर स्खलित हो जाती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वापातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रिया क्या होता है? निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। जिस प्रकार से हम किसी चीज़ को गर्म करके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदलते हैं, ये गैस से लिक्विड में बदलने पर, ठंडा करने पर जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वथनांक की समष्टि। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें हम समझ के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच की परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। ये जो वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन, इसके बहुत सारे फैक्टर, जैसे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पर डिपेंड करता है और एयर के वेलोसिटी पर, यानी कि वायु की गति पर भी निर्भर करता है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है, यही वेपराइजेशन है, जिसकी वजह से आपका जो AC वर्क करता है ये इसी प्रोसेस पर, वेपराइजेशन प्रोसेस पर ही काम करता है। और आपका शरीर भी जो गर्मी में ठंडा, पसीने से ठंडा हो जाता है, ये वेपराइजेशन का ही एक प्रोसेस है। वायुमंडल की गुप्त उष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही होता है गुप्त उष्मा, लेटेंट, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। किसी पदार्थ के अंदर वो ऊर्जा विद्यमान होती है। आगे चलते हैं। संलग्न की गुप्त उष्मा। ठीक है, संलग्न की गुप्त उष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस पूरे नोट्स में हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना है। कुछ और भी जान लेते हैं हम, कुछ मात्रक और जो उसमें मूल मात्रक हैं और उसकी राशियां हैं क्या हैं, उनके प्रतीक क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। जैसे तापमान, कुछ मूल मात्रक, जैसे तापमान है, तापमान को केल्विन से मेजरमेंट करते हैं, उसका मात्रक केल्विन है और उसका प्रतीक के है। लंबाई को मीटर में मापते हैं और इसको यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से संहति क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मेजरमेंट करते हैं, उसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। भार की बात करते हैं तो भार का न्यूटन होता है, इसको यन से रिप्रेजेंट करते हैं। आयतन जो होता है वो घन मीटर होता है, यानी मीटर क्यूब होता है, उसको यम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, इसको किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब लिखते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है, जिसे हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, बार भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ये सभी दाब के मात्रक होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।